हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बायो के सेट 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जितना भी एग्जाम दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, इंग्लिश का दिया है, उन सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि सारा क्वेश्चन सेट पेपर से आया था। एक दो नंबर क्वेश्चन इधर उधर से आ ही जाता है, तो उतना मायने नहीं रखता है। बट जितना ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का सेट पेपर से आएगा। और इस सेट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इस सेट को अच्छे से करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब हम ग्रुप ए में बढ़ते हैं। ग्रुप ए में हम लोग को 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उनमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम अ गैसियस प्लांट हार्मोन। हमें एक प्लांट हार्मोन को बताना है, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम नेम द सेल ऑर्गेनेल वेयर रिस्पायरेशन सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस। हमें एक ऐसा ऑर्गेनल नाम बताना है जहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, जिसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा और सेल ऑर्गेनल है जहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, नेम द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के डेंटल फार्मूला लिखना हमें। तो इसका हो जाएगा 2123/2123 × 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो इंटू टू लिखे हैं वो बहुत सारे बुक में आप देखिए यहाँ पर इंटू टू नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ रहेगा ये पार्ट लिखा हुआ रहेगा 2123/2123। तो अगर आप लोग यहाँ में इंटू टू लिखते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ये जो डेंटल फार्मूला लिखा है यहाँ पर, ये डेंटल फार्मूला एडल्ट का होता है। टीन एयर का डेंटल फार्मूला अलग होता है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि टीन एयर का डेंटल फार्मूला बताओ, तो उसका आंसर हो जाएगा 2102/2102 × 2। ये भी आंसर हो सकता है। अगर आपसे पूछेगा टीन एयर का बताओ, तो टीन एयर का ये हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा एडल्ट का, तो एडल्ट का ये जो आपको बताएं अभी वो होगा आंसर। तुम लोग हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी। इसका आंसर होगा, इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। मतलब कि हम लोग जितना इनहेल करते हैं उनमें से कितना एयर को हम बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, व्हाट इज पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज इम्प्लांटेड इन द बॉडी टू मॉनिटर हार्ट रेट एंड रिदम। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हम लोग के हार्ट में प्लेस किया जाता है। जब हम लोग का नेचुरल पेस मेकर खराब हो जाता है, ऐसे नोट जिसको जानते हैं हम लोग, नेचुरल पेस मेकर होता है, अगर वो खराब हो जाएगा तो ये हम लोग को अलग बाहर से एक पेस मेकर लगाना पड़ता है। हम लोग को अपने हार्ट में फिट करना पड़ता है, जो हम लोग को ये इम्पल्स जनरेट करता है, हम लोग का हार्ट बीट करता है, अपना काम करता है जैसे हार्ट उससे। फिर तो हम लोग का क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 पूछता है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है, किससे वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है। उसका आंसर हो जाएगा मैल्फियन ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग से, व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन आर केमिकल सिंथेसाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एबिलिटी ऑफ सर्टेन सेल ऑर्गन्स। जो हार्मोन होता है वो एक केमिकल से बना होता है, केमिकल होता है एक तरह का। और ये हमारे बॉडी के कुछ स्पेशल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन को और सेल ऑर्गन को रेगुलेट करता है, यानी उसके फंक्शन को अच्छे से करता है। हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी में बढ़ते हैं। सेक्शन बी में हमें टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें भी इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और इसमें सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करते हैं। तो क्वेश्चन 8 जो इसका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमक। हमारे पेट में जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है उसको हमको डिफाइन करना अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्टोमक इज द फर्स्ट ऑर्गन वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, वाइल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट वेयर प्रोटीन डाइजेशन ends. Once protein source reaches in the stomach, HCl is secreted by gastric gland, which activate the pepsinogen into pepsin, and when pepsin break down the protein, and then the pepsin break down the protein in peptides and peptones, and renin found in infant with digest milk protein. इसमें बोल रहा है कि जो प्रोटीन होता है वो सबसे पहला डाइजेशन इसका स्टोमक से ही स्टार्ट होता है। हम जब भी कोई फूड को खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है तो सबसे पहले स्टोमक में आता है। स्टोमक में आने के बाद उसका डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में उसका डाइजेशन कहीं नहीं होता है, और इसोफेगस में कोई भी चीज़ का डाइजेशन तो होता नहीं है। तो माउथ में उसका डाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके बाद फूड जो आता है स्टमक में, तो स्टमक में उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले वहाँ पर HCl रिलीज होता है। वहाँ पर एक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। उसमें HCl होता है, फिर आपका रेनिन होता है,
पेप्सिनोजेन, ये सभी कंपाउंड उसमें, लेकिन ये सभी उसमें प्रेजेंट होते हैं, कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस हम लोग का। तो इसमें HCl सीक्रेट होता है और वो फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद जो पेप्सिनोजेन होता है हम लोग का इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो भी हम लोग का इंजाइम एक्ट करता है वो सभी अपना एक्टिव फॉर्म में एक्ट करता है, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में एक्ट नहीं करता है। तो हम लोग पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा HCl। और फिर उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन होता है। सबसे पहले जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ देता है पेप्टाइड्स में और पेप्टोन्स में, ये तोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोग का बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है, अपना माँ का दूध पीता है, तो माँ का दूध जो पीता है वो बहुत ही हार्ड प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक हमारी जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज करता है रेनिन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेनिन, एंड रेनिन फॉर्म इन फाइट विथ डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। जो रेनिन होता है वो हम लोग बच्चे के पेट में होता है और वो वहाँ पर जो दूध में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2। CO2 के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2 आर थ्रू RBC हम लोग का रेड ब्लड सेल हुआ, उससे 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो प्रोसेस होता है, जिस ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। उसके बाद हम लोग का थ्रू प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है उससे 7% ऑफ CO2 लेकिन ट्रांसपोर्ट होता है। और प्लाज्मा और आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन होगा, जो हम लोग का ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% रेड ब्लड सेल होता है। तो जो रेड ब्लड सेल हो गया और प्लाज्मा दोनों डिफरेंट टर्म है, आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हुआ होगा, इसलिए हम आप लोगों को बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, मतलब कि पॉइंट थर्ड इसका, जो 70% होता है CO2 वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। जो एपिकल डोमिनेंस होता है वो क्या होता है? और नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ फिनोमिनन वेयर इन अ मेल सूट डोमिनेट्स इनहिबिटिंग द आउटग्रोथ ऑफ अदर सूट। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो इस मतलब कि इस एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्वेश्चन 11, डिफाइन रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट। व्हाट इज द रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट वैल्यू फॉर फाइट। फाइट का रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होता है और रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट को डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पहले सेट में भी पूछा है और मैंने पहले सेट का सॉल्यूशन में भी आप लोगों को बताया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने उस सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मैंने लिंक आई बटन पे दे दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप उसे भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश सेट जो पूछा गया था जैक के द्वारा क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश का जो क्वेश्चन था उसका मैंने सही से सॉल्यूशन करके दे दिया है। तो आप लोगों ने वहाँ से देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर का सही किया है, कितने नंबर का गलती किया है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पायरेटरी रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ओवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। हम लोग जितना भी वॉल्यूम ऑफ मतलब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एयर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो जितना हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और जितना हम लोग रिलीज करते हैं CO2 को, उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट। और रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट को हम लोग रिस्पायरेटरी रेशियो भी बोल सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया नहीं आप रिस्पायरेटरी रेशियो को बताइए, तो आप पूरा यही डिफिनेशन को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और इसके बाद इसका पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि फैट का रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7। ये हो गया। अब क्वेश्चन 12 डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का हम लोग को डिफ्रेंशिएट बताना है। तो इसका आंसर एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखें एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। आप लोग जब भी कोई डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन करते हैं साइंस के टर्म में, यानी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर बायो, तो आप लोग को उसमें ध्यान देना, आप लोग को इसी तरह फॉर्मेट में आपको आंसर करना है। क्योंकि आप जो इस तरह लिखिएगा नहीं तो आप इस तरह लिखिएगा, अगर यहाँ पर एक्सोक्राइन लिखें फिर एक पॉइंट एंडोक्राइन का, फिर एक्सोक्राइन का, फिर एंडोक्राइन का, तो इस तरह ना जो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। क्योंकि ना वो डिफ्रेंशिएट करने का मेथड नहीं होता है। डिफ्रेंशिएट करने का सही मेथड यही होता है। आप लोग जहाँ भी देखा कोई भी बुक में देखिएगा तो आप लोग को ऐसा ही मिलेगा डिफ्रेंशिएट किया हुआ, तो आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका बढ़ते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का बताते हैं, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का आप लोग को दोनों के बीच में अंतर करके बताते जाते हैं। इसका आंसर है दे हैव डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड के बाद डक्ट होता है और दे डोंट हैव डक्ट,
और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उन लोग के पास डक्ट नहीं होता है। और जो एक्सोक्राइन मतलब हार्मोन होता है वो अपना जितना भी सीक्रेशन करता है, हार्मोन का भी जितना भी सीक्रेशन करता है वो डक्ट के द्वारा करता है, और जो एंडोक्राइन होता है वो डक्ट के द्वारा नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास और लीवर एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल था, और एंडोक्राइन का एग्जाम्पल होगा थायरॉइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ईटीसी। और जो कि यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डायरेक्ट ना अपना सीक्रेशन को ब्लड में ही रिलीज कर देता है, और जो एक्सोक्राइन होता है वो डक्ट के द्वारा उस डायरेक्ट जाके ऑर्गन पे लगता है जहाँ हमको उसका काम होता है उस सीक्रेशन का। ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन ज्वाइंट्स, राइट इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। हमें ज्वाइंट को डिफाइन करना और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। अ ज्वाइंट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स नीडेड टू अलाउ मूवमेंट। ज्वाइंट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा पॉइंट एक जगह आके मिलता है। जैसे आप लोग कहीं भी ज्वाइंट देखते होंगे वहाँ से ना आप आराम से मूव कर सकते हैं अपना हाथ को, पैर को, यहाँ पे ज्वाइंट देखते होंगे वहाँ पर 2 ठो बोन होता है, दोनों बोन आके मिलके आपस में जुड़ता है, फिर वहाँ से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं अपना। आप कहीं अपना पैर का कोहनी या फिर हाथ का कलाई, गर्दन मतलब गर्दन तो नहीं होगा, शोल्डर, ये सब जितना ही बोन होता है सभी को आप हिला के देखिएगा तो आपको मूव कर लेता है। तो हमको यही बताना था इसमें, तो हो गया इसका टाइप और इसका एग्जाम्पल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, 3 टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला हो गया मूवेबल इमूवेबल जॉइंट, जो ऐसा जॉइंट जो मूव नहीं कर सकता है, यानी इमूवेबल जॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा जो स्कल बोन और पेल्विक ग्राइंडर, यानी ये स्कल बोन होता है उसको आप मूव कीजिएगा, मूव नहीं होगा। स्कल मतलब खोपड़ी का बोन, जो खोपड़ी का बोन होता है ये भी एक बोन का टोटल नहीं बना हुआ, इसमें बहुत सारा बोन जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ का बोन मूव नहीं होता है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। और इमूवेबल जॉइंट के बाद परफेक्ट जॉइंट। परफेक्ट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो कि ना मतलब कि जॉइंट तो होता है बट वो आराम से मूव कर सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे अपना शोल्डर का बोन, जो बता रहे थे आपको, शोल्डर का बोन, कोहनी का बोन, मतलब कि कलाई का बोन, ये सही बोन जितने होता है वो सभी इसको मूव कर सकता है। इसका इस तरह से बोल सकते हैं जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो इसमें आ जाएगा परफेक्ट जॉइंट के एग्जाम्पल में। जैसे कि आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बताए थे हम, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो होता है वो होता है बॉल और सॉकेट जॉइंट के बीच में, जिसमें ऐसा होता है कि एक हड्डी होता है और एक हड्डी दूसरा हड्डी में घुसा हुआ पड़ा होता है। जैसे कि एक कटोरा के अंदर कोई हम लोग चम्मच डालते हैं, वैसा ही एक हड्डी दूसरा हड्डी के बीच में घुसा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन में सेट 1 में शायद पूछा था, तो आप उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग का लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है इम्परफेक्ट जॉइंट। बोन्स आर अटैच विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, मतलब इसमें ना जो बोन होता है वो अटैच होता है लिगामेंट के हेल्प से। इसका एग्जाम्पल हो गया प्यूबिक बोन। अब लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन ग्लोमेरुलर फर्टिलाइजेशन रेट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन, व्हाट इट्स वैल्यू इन ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन। बोल रहा है ग्लोमेरुलर फर्टिलाइजेशन रेट क्या होता है, इसका हेल्दी ह्यूमन में क्या वैल्यू है वही बता रहा है हम लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फर्टिलाइजेशन रेट। लेकिन जितना एक किडनी 1 मिनट में जितना भी ब्लड को फिल्टर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फर्टिलाइजेशन रेट। इट इज ए पैरामीटर यूज टू टेस्ट द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द किडनी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक पैरामीटर होता है, मतलब कि एक मापदंड होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं जो एक ह्यूमन है वो उसका किडनी सही से काम कर रहा है या नहीं, उसका किडनी किस तरह से काम कर रहा है, उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। और इसका वैल्यू होता है हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो हर मिनट में 125 मिलीलीटर मतलब ब्लड को फिल्टर कर लेता है, उसी को ये। अब हम ग्रुप सी को देखते हैं। ग्रुप सी में टोटल हमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, उनमें से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो उसी के ध्यान में रख के हमें आंसर देना है, नहीं ज़्यादा छोटा देना है, नहीं ज़्यादा बड़ा हमको आंसर देना है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो बहुत सारा स्टेप होता है हमें वो लिखना है। इसका टोटल 10 स्टेप होता है। आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, पेज नंबर 228, यानी 228 या 229 पेज नंबर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आपको वहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम मिला होगा, देखिए इस तरह का जो डायग्राम है आपको, ये डायग्राम वहाँ पर होगा आप लोग का, जो आपको दिख रहा है डायग्राम पूरा। यही डायग्राम को आप लोगों को पूरा उतार देना अपना क्वेश्चन पेपर में। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा तो आंसर शीट जो आपको मिलेगा उसमें आपको पूरा यही आंसर उतार देना है। लेकिन फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। सो सबसे पहले इसमें आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के बाद ये फिर बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देखिए यहाँ पर एटीपी और एडीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब ना ये एटीपी है, एटीपी को कंज्यूम करेगा, यानी एटीपी को अंदर लेगा
और फिर उसके बाद एटीपी हमको बाहर देगा, एटीपी को लेगा और एटीपी हमको बाहर देगा इसमें। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, इसमें एटीपी या फिर एटीपी कुछ नहीं लगता है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें ना आपका एटीपी लेगा अंदर और एटीपी देगा, इसमें भी वही प्रोसेस है। और फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, बाईफॉस्फेट का मतलब होता है 2 फॉस्फेट, समझिए, तो बाईफॉस्फेट का मतलब 2 हो गया। और फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे तो ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट आप देखिएगा, आपको ट्रायोस फॉस्फेट के बाद यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट डाई यहाँ पर लिखा होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखिए ये जो आपको है और ये है, तो इस दोनों में ना आपको दोनों उतारना है, ये वाला, ठीक ना, ये दोनों आपको उतारना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर NAD प्लस आयन लेगा और NADH प्लस आयन देगा। देखिए ये जो आप लोग का NADH है, ये NADH ये लेगा आप लोगों का और हमें फिर देगा हमको NADH प्लस H आयन। तो ये हो गया ये। उसके बाद आगे का प्रोसेस आगे, फिर उसके बाद के कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू ट्रायोस बाईफॉस्फेट। देखिए यहाँ से 2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ से इसका 2 मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ से जितना भी आगे स्टेप होगा सारा में इंटू 2 किया हुआ होगा, तो यहाँ से 2 इसका मिलेगा हम लोग को। तो 2 इंटू ट्रायोस विस फॉस्फेट हो गया। फिर उसके बाद एडीपी, ये भी एडीपी लेगा और हमको एटीपी देगा। पहले का जो प्रोसेस है देखेंगे यहाँ पर हमसे एटीपी ले रहा था और एडीपी दे रहा था, बट यहाँ से हम लोगों को एडीपी लेगा और एटीपी हम लोग को देगा। ये हो गया। फिर उसके बाद 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, ये हो गया। उसके बाद 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसराइड, ये इसमें H2O हम लोग को रिलीज होगा। और फिर उसके बाद 2 इंटू फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, इसमें भी एडीपी लेगा और एटीपी हमें देगा। और लास्ट के हो गया 2 इंटू पायरोविक एसिड। तो आप लोग का ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है पूरा, ये डायग्राम को पूरा लिख लेना है। जितना भी डायग्राम है ये पूरा आपको अपने आंसर शीट में लिख लेना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पेज नंबर ही बता दिए। अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रहा है तो आप अपने पेज नंबर को खोलिएगा, NCERT बुक 229 229 पेज नंबर, उसमें आपको ये पूरा डायग्राम दिया होगा, तो आप उसको रख लीजिएगा। यहाँ पर ना आपको कुछ इंजाम भी होता है, लेकिन आपको इंजाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतना कुछ पूछा नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इतना लिखेंगे वो 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम भी लिखना है तो आपको सब में एग्जाम, यहाँ पर एग्जाम जितना भी होता है सब पे यहाँ पर एरो दे देके यहाँ पर एग्जाम लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो हो गया आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 16 पे। क्वेश्चन 16 बोल रहा है स्टेट एनी 5 फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर कोई 5 फंक्शन बताना हम लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। इसके बहुत सारा फंक्शन होता है, जिनमें कि पहला फंक्शन हो गया इट प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। जो लीवर होता है वो बाइल जूस निकालता है, और बाइल जूस ना हम लोग को इंटेस्टाइन में आता है और ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसका सेकेंड पॉइंट हो गया इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, इट रिकवर्स एंड एलिमिनेट मेनी टॉक्सिन्स एंड क्लियर द ब्लड ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस। बोल रहा है जो लीवर होता है वो इसमें भी हेल्प करता है, मैंने डिटॉक्सिफिकेशन करने में। जितना भी हम लोग का ब्लड में डिटॉक्सिक आ गया, मतलब टॉक्सिक चीज़ आ गया है, जहरीला पदार्थ आ गया है, उन लोगों को रिकवर करता है, फिर उन लोगों को वहाँ से हटा देता है। और जो हम लोग का ब्लड में ड्रग्स होता है, जो दवा लेते हैं उसको, और जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है ब्लड में, उसको भी ये साफ करता है। उसका इसका थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इट स्टोर विटामिन लाइक A, D, E and K. It also store energy like glucose and make it available to our organism when needed. जबकि बोल रहा है ये ना विटामिन भी स्टोर करता है, जैसे कि A, D, E और K, ये 4 विटामिन स्टोर करता है, और ये अपना एनर्जी को भी स्टोर करता है। यहाँ पर लिखा हो इट स्टोर एनर्जी। अब ये ना एनर्जी को भी स्टोर करता है, ग्लूकोज यानी शुगर, उसको स्टोर करता है, और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म को उसका ज़रूरत होता है तो ये उसको प्रोवाइड करता है। इसका फिर चौथा पार्ट हो गया लीवर सेल प्ले अ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम लोग का इसका फिफ्थ पॉइंट जो है इट रेगुलेट द ब्लड क्लोटिंग। जो ब्लड हम लोग का कहीं कट जाता है, तो हाथ या पैर में कहीं कट जाता है, तो जो ब्लड बहता है उसको ये क्लॉट करते हैं, उसको जमाने में भी हेल्प करते हैं, ब्लड को रोकने में भी ये हेल्प करता है। तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 17 बोल रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम। हमें पहले नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले स्ट्रक्चर बता दें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेफ्रॉन आर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ होता है किडनी का। आपको सेट 1 या 2 में आपके क्वेश्चन पूछा होगा कि व्हाट इज नेफ्रॉन, तो इसका भी आंसर यहाँ से मिल गया।
नेफ्रॉन आर द मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो वहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। उसके सेकेंड में बोल रहा है ईच किडनी पोजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 1.2-1.5 मिलियन। बोल रहा जितना भी किडनी होता है, 2 किडनी होता है शरीर में, दोनों किडनी में 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन हम लोग के किडनी में पाया जाता है। और फिर उसके बाद 3 पॉइंट ईच नेफ्रॉन हैव 2 पार्ट्स द ग्लैमरस एंड रीनल ट्यूब्यूल। हम लोग का नेफ्रॉन होता है उसका 2 पार्ट होता है, मेनली 2 पार्ट होता है, बाकी ये बहुत सारा पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे बॉम्बेन्स कैप्सूल हो गया और ये सब आगे बहुत पार्ट बताएंगे आपको डायग्राम में। तो इसका 2 मेन पार्ट है, ग्लैमरस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ये 2 पार्ट हो गया। उसके बाद अब हम लोग फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं, नेफ्रॉन का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन आ गया द ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी विच ब्रांच इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुलस। जो ब्लड होता है किडनी में इंटर करता है, किसे रेनल आर्टरी के थ्रू इसमें इंटर करता है किडनी में, और उसके बाद ये आता है जो ग्लोमेरुलस बताया था आपको, किडनी का सबसे मेन पार्ट, नेफ्रॉन का सबसे मेन पार्ट। तो अब ग्लोमेरुलस आता ग्लोमेरुलस में पहुंचता है ये ब्लड, और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स इन वुमेन्स कैप्सूल। मतलब कि जो सबसे पहले फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का जो होता है वो वुमेन्स कैप्सूल में होता है। तो जो ग्लोमेरुलस है उसको एक सर्कल जैसा एक स्ट्रक्चर ढका हुआ रहता है, उसको ना वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। आपको डायग्राम में क्लियर करते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद हमको बोल रहा है द फिल्टरेट पासिस इनटू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सम सब्सटेंस सच एज एमिनो एसिड ग्लूकोज एंड साल्ट आर रीअब्जॉर्ब्ड एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल आर एडेड इन द यूरिन। मतलब कि यहाँ पर इसके बाद जो फिल्टर होता है उसके बाद ये पहुँच जाता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एक नेफ्रॉन का पार्ट है, वहाँ पहुँचता है। फिर वहाँ पर एमिनो एसिड ग्लूकोज और साल्ट जितना भी होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जितना भी अनवांटेड मॉलिक्यूल होता है, जितना भी काम को नहीं होता है उसको यूरिन में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी उसको यूरिन में बदल देता है इसको, ठीक है ना। बदलता नहीं, बोले यूरिन में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट में इन देन द लूप ऑफ हेनले मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में पहुंचता है फिल्टर्ड प्रोडक्ट, और वहाँ पर जितना वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद जितना भी फिल्टरेट हो गया, जितना फिल्टर होता हो गया, बाकी जितना भी बचता है उसको कलेक्टिंग डॉट जो होता है उसको लेकिन नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब कर अपने में ले लेता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द फिल्ट्रेट विच रिमेन्ड आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन इज कलेक्टेड बाय कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से उसको कलेक्ट कर लेता है नेफ्रॉन से, कलेक्टिंग डक्ट। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट देन द यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कल्ड यूरेटर from ureter it gets transported to the urinary bladder and then into the urethra। मतलब कि जितना किडनी में, फिर किडनी से ये सारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी यूरिन होता है वो यूरेटर एक पाइप होता है उसके द्वारा पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लेडर में। देखिए यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर, आप लोगों को सेट 2 में जो क्वेश्चन था कि एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है उसका पूरा बताना है, जिसमें हम आपको डायग्राम में समझा दिए थे कैसे कैसे क्या होता है। तो आप अगर वीडियो नहीं देखोगे सेट 2 का मेरा तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा पॉइंट। फिर उसके बाद जब हम ये यूरिनरी ब्लेडर में टेम्परली वहाँ पर स्टोर होता है, फिर जब हम लोग का एक्सक्रीशन का टाइम आता है तो वहाँ से यूरेथ्रा जो पाइप होता है वहाँ से रिलीज हो जाता है हम लोग का। उसका इसका डायग्राम देख लीजिए आप। इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी जो बुक में डायग्राम है वही बनाइएगा अपना आंसर शीट में, बट आपको लगता है कि नहीं बहुत ही पेचीदा डायग्राम है तो आप गूगल से कोई अच्छा डायग्राम देख के उसको उतार लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी डायग्राम को लिया समझाने के लिए कि आधा से ज़्यादा बच्चा तो सब एनसीईआरटी डायग्राम में बताएगा, तो अगर आपको लगता है कि आपको अलग करना है तो आप गूगल से डायग्राम देख लीजिएगा अपना। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट हो गया एफरेंट आर्टियोल, ये एफरेंट आर्टियोल हो गया। फिर उसके बाद ये पूरा इफरेंट आर्टियोल, ये एफरेंट आर्टियोल हो गया। फिर ग्लोमेरुलस जो आपको बताया था ग्लोमेरुलस ये हो गया। फिर वुमेन्स कैप्सूल, ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्लोमेरुलस को जो आपको होता है ना ढका हुआ पार्ट होता है जो ढकता है उसको ग्लोमेरुलस को, ये वुमेन्स कैप्सूल देखिए वुमेन्स कैप्सूल ये वाला पार्ट जो सर्कल किए हैं पिंक कलर का देखिए वो वुमेन्स कैप्सूल हो गया। फिर उसके बाद ये आता है आगे लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर देखिए यहाँ फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल हो गया। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सब ट्यूब्यूल का पार्ट है। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये पार्ट हो गया लूप ऑफ हेनले। फिर वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टर हो गया नीचे वाला पार्ट वासा रेक्टा। और फिर कलेक्टिंग डट, यही कलेक्टिंग डट कलेक्ट करता है जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको, और इसको फिर ट्रांसफर कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथर के द्वारा। तो आपका पूरा डायग्राम भी क्लियर हो गया, डायग्राम से आपका वो भी क्लियर हो गया नेफ्रॉन का फंक्शन। तो अगर आप वहाँ से नहीं तो आप यहाँ से जो वो समझाए हैं
उससे आप फिर से इसको खुद से अपने वर्ड में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोल रहा है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट ब्रीफली। हमें ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमें डायग्राम बनाना और उसके सभी पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 जोन। इसमें 2 जोन होता है। पहला जोन कंडक्टिंग जोन होता है। यहाँ पर देना छोड़ दिए एरो, तो आप ना यहाँ पर ऐसे कर दिए 1-2 ठो इंडिकेशन दे दीजिएगा कि हम इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, या फिर आपको तो उतना समझ में होगा कि कैसे क्या करना है, तो आप लिख लीजिएगा। इसका आंसर रहेगा इट ट्रांसपोर्ट फिल्टर एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स एंड आल्सो फिल्टर द कमिंग एयर। बोलने का मतलब है कि ये फिल्टर एयर जो एयर होता है उसको लंग्स के अंदर ले आता है और लंग्स के बाहर लेके आता है। जितना भी हम लोग नोस एयर लेते हैं, उसके नोस एयर लेने के बाद जो सबसे पहला जोन होता है उसको कंडक्टिंग जोन ही बोलते हैं। तो ये नाक से मतलब कि हवा नाक नोस चैम्बर से यानी नोस टिल से लेकर लास्ट का जो पार्ट है ब्रोंकाई, वहाँ तक का ये पार्ट होता है। सेकेंड इसका बताना है कि इसमें बहुत सारा पार्ट या फिर ऑर्गन इंक्लूड होता है। जैसे सबसे पहला पार्ट हो गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल इसमें इंक्लूड होता है। नॉस्ट्रिल इज आइदर ऑफ द ओरिफेस ऑफ नोज, एयर इंटर्स एंड गो आउट थ्रू द ओरिफेस। मतलब कि ओरिफेस मतलब हो गया छेद, जो नाक का जो छेद होता है उसे एयर आता है और बाहर आता है। सबसे पहला नॉस्ट्रिल पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट हो गया नोज चैम्बर। बस उसके जस्ट पीछे आप देखिएगा अपना हेयरी पार्ट। नोज में जो हेयर होता है और उसमें थोड़ा बहुत म्यूकस भी होता है जो कि वहाँ से गंदगी को रोक लेता है, अंदर जाने नहीं देता हम लोग के लंग्स में। थर्ड पार्ट हो गया एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस it allowing air to pass into the larynx, and it also prevent the entry of food or liquid in the windpipe or trachea during eating। देखिए एपिग्लॉटिस के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, या फिर आप क्लास 11th के डायसन का चैप्टर है उसमें ही पढ़ा होगा कि जो एपिग्लॉटिस होता है एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक ढक्कन होता है जो ट्रैकिया के ऊपर यानी विंड पाइप के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये विंड पाइप में कोई भी खाना को एंट्री करने से रोकता है। जब भी हम खाते हैं तो कुछ बोलते हैं, तो खाते हैं जब बोलते हैं तो उससे श्वास से बाहर निकलता है, यानी हम कुछ भी बोलते हैं या फिर श्वास लेता है छोड़ते हैं तो ये एपिग्लॉटिस होता है वो बंद और ओपन होता है। तो जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग का एपिग्लॉटिस से ढक्कन खुल जाता है वहाँ से, और बोलने के साथ जो हवा निकलता है उसी से निकलता है। जब हम खाते खाते कोई चीज़ को बोलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन होता है खुल जाता है, उससे हमारा खाना जो है विंड पाइप में घुस सकता है। तो इससे बहुत बार लोगों की जान भी जा सकती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, खाते खाते हमें नहीं बोलना है। तो ये बता रहा है कि एपिग्लॉटिस जो होता है हमें बचाता है ट्रैकिया को, फूड पाइप्स मतलब फूड और लिक्विड उसमें अंदर ना घुसे। उसके बाद है लैरिंक्स। लैरिंक्स का पार्ट जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर कोई पॉइंट भूल गया है कि आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर लैरिंक्स का पॉइंट इंक्लूड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो आंसर है वो भरा हुआ लगे, कि आपको लगे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा कुछ आंसर लिखा है। यहाँ पर इसका मिलेगा इट इज नॉन एज वॉइस बॉक्स। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप जो हो गया। इट मेन फंक्शन इज टू कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी इसका मेन फंक्शन हो गया एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। फिर कार्टिलेज, इट इज सी शेप स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। जो ट्रैकिया कार्टिलेज होता है ऐसा ऐसा करके सी शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी एक हाफ सर्कल होता है जो कि हार्ड होता है बट फ्लेक्सिबल होता है, जो ना ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाता है। जो ट्रैकिया होता है इसी के बीच से पार होता है, जो ट्रैकिया वाली पाइप हो गया विंड पाइप वो इसी के बीच से पार होता है। तो हो गया कार्टिलेज भी। उसके बाद है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इट मॉइस्चर द एयर एंड लेटर सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। देखिए ये एक लास्ट पार्ट हो गया ये कंडक्टिंग जोन का। ये एयर को मॉइस्चर करता है लंग्स में इंटर होने से पहले, और आगे आके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ये इसका डायग्राम है, आपको बाद में बताते हैं, पहले इसका आगे का पार्ट बता देते हैं। फिर उसके बाद आ गया ब्रोंकाई हो ही गया। अब हम लोग का सेकेंड पार्ट आ गया इसका, यानी जो हम लोग का पहला पार्ट था कंडक्टिंग जोन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड जोन आ गया रिस्पायरेटरी जोन। इसमें होगा एल्वियोली एंड देयर डक्ट विच एक्सचेंज द गैसेस। इसमें आ गया एल्वियोली और डक्ट, उसका डक्ट यानी पाइप जो गैस को एक्सचेंज करता है। ये हो गया आपका। और फिर उसके बाद हम इसका डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम यहाँ पर आप क्लास 10 का बुक होगा तो वहाँ पर इसका डायग्राम दिया होगा आपका बायोलॉजी बुक में, या फिर आप गूगल से कहीं डायग्राम निकाल लीजिए, या फिर बुक में भी डायग्राम दिया हुआ साफ साफ, तो उसको कॉपी में बना लीजिएगा अच्छे से। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हो गया आपका नसल कैविटी, नोस्ट्रिल वाला पार्ट हो गया यहाँ से। फिर उसका नोस्ट्रिल, नसल कैविटी, फायरेंक्स। ये फायरेंक्स और जो ओरल कैविटी है ये ना दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। देखिए यहाँ पर जो दोनों है आपका फायरेंक्स और ओरल कैविटी, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको ना नहीं बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आ गया हमारा लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स वाला।
ट्रैकिया विंड पाइप, फिर उसके बाद लेफ्ट मेन ब्रोंक्यूस एंड राइट मेन ब्रोंक्यूस, ये हो गया। फिर राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, और लास्ट में आपका आ गया नीचे डायफ्राम, ये हो गया आपका डायफ्राम। अब इसको हम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से वो नोस्ट्रल हो गया, नाक का जो छेद, वहाँ से एयर आता है, एयर एंट्री होता है। फिर यहाँ से जो आपका नसल चैम्बर है, नसल पैसेज, जो कि यहाँ पर एयर या फिर मतलब कि हेयर और म्यूकस होता है, जो कि एयर को क्लियर करता है। फिर वहाँ से आता है, यहाँ से फिर देखिए यहाँ पर जो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कार्टिलेज हो गया। ये कार्टिलेज यहाँ पर देखिए जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कार्टिलेज है। यही कार्टिलेज कोलैप्सिंग से बचाता है ट्रैकिया को। देखिए ट्रैकिया इसके अंदर से जा रहा है, ट्रैकिया जो है इसके अंदर से पास होते जा रहा है। देखिए आपको साफ से दिखाते हैं, ये ट्रैकिया जो यहाँ पर दिख रहा है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया इसके अंदर से पास होते हुए जा रहा है। देखिए इसके अंदर से पास होते गया यहाँ से अंदर, और फिर उसके बाद ये लायरेंस वॉइस बॉक्स है वो ही बताई दिए थे, इसका कोई काम नहीं होता है, बस आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। और उसके बाद राइट मेन ब्रोंक्यूस ये हो गया, फिर लेफ्ट मेन ब्रोंक्यूस हो गया, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, और फिर डायफ्राम। यहाँ पर मैं आपको एल्वियोली का डायग्राम नहीं दिख रहा है, और फिर ब्रोंकाई जो बताए थे उसका डायग्राम नहीं दिख रहा है। तो आप अपना कोई नेट से जब निकालिएगा कोई अपना अच्छा डायग्राम, तो वहाँ पर दिखा देगा। फिर आपको नहीं दिखाना तो आपको यहाँ बता के दिखाते हैं कैसे होता है, तो उसको कॉपी में दिखा देगा। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे मतलब कि यहाँ पर ना पूरा जाली ऐसे इसको फैला दीजिएगा और गोल लास्ट में कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्वियोली और ब्रोंक्यूल्स। आपका पूरा कंप्लीट हो गया ये रिस्पायरेटरी का डायग्राम भी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19, ये हम लोग का बोल रहा है एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें डबल सर्कुलेशन बताना है डायग्राम की मदद से। अगर आप लोगों ने इसे सेट 1 या 2 को इस क्वेश्चन को दोबारा पूछा था हम लोग का, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपको ना डायग्राम की मदद से बताते हैं क्या क्या इसमें होता है, उसके बाद फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन इसके बाद हम आपको ये थ्योरी पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो डायग्राम एक्सप्लेन कर देंगे तो आप खुद से थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहला यहाँ पार्ट आता है राइट आर्टरियम का। देखिए ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो ब्लड इम्प्योर होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो पहले राइट आर्टरियम में इंटर करता है। ये जो राइट पार्ट आपको दिख रहा हो, ये राइट आर्टरियम का पार्ट है। उसके बाद ये आता है राइट वेंट्रिकल में। देखिए फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, जो आपको एरो दिख रहा है ना वाइट कलर का, पूरा हटाते हैं फिर एरो दिखाते हैं आपको। ये जो आपको एरो दिख रहा है पूरा, ये एरो को ना आप देखिए, जो एरो दिख रहा है आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है, इस एरो को ना आप ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या हो रहा है, उसी के हिसाब से हमको बता रहे हैं। तो एरो को ना आप देखते जाइएगा अच्छे से। उसके बाद राइट आर्टरी में ब्लड आया, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। उसका जो ब्लड है ये वापस उससे ऊपर चला जाता है लंग्स में, ये ऑक्सीजन लेने के लिए। देखिए यहाँ से फिर जो ब्लड है यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया लंग्स में। ये किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आता है ये आगे लंग्स में। फिर उसके बाद लंग्स में यहाँ से एल्वुलॉय, जो इसका जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल जाता है एल्वुलॉय में इंटर करता है, और फिर एल्वुलॉय से ऑक्सीजन लेता है। आपने 3 क्लास में पढ़ा होगा कि एल्वुलॉय जो है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है ब्लड और बॉडी में, वो यहाँ पर एल्वुलॉय से ही होता है। तो आपको ये ध्यान में हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं दोबारा। तो पहले एल्वुलॉय से आता है, यहाँ पर जो लंग्स में एल्वुलॉय होता है वहाँ से ऑक्सीजन लेता है ब्लड, और फिर ये वापस आ जाता है यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट आर्टरियम, हाँ देखिए यहाँ से आपको लेफ्ट आर्टरियम में आ गया ब्लड, दोबारा आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। फिर उसके बाद फिर यहाँ से आता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाता है यहाँ से आरोटा से होते हुए आ जाता है बॉडी के पास। फिर बॉडी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको यूज करता है, फिर जितना बॉडी का टिश्यू होता है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, और फिर से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे वेना कावा के द्वारा फिर से भेज देता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका। आपको ये प्रोसेस बताया था पहले भी, यहाँ बता दें, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पूरा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आपको यहाँ पर थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देते हैं। द मैमेलियन हार्ट इज 4 चैम्बर, आपको दिखाया यहाँ पर 4 चैम्बर होता है हार्ट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैम्बर हो गया ये वाला, ये फर्स्ट चैम्बर हो गया, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग आर्टरियम बोलते हैं और नीचे का पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, ऊपर वालों को वेंट्रिकल कभी नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले पार्ट को आर्टरियम और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल।
और जब बुक में डायग्राम को डोनेट कीजिएगा यानी लेवल कीजिएगा, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ पर राइट का हराएगा बुक में, और जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो आपका बुक में लेफ्ट का लाएगा। तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उधर राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल होगा, और जो आपका राइट साइड पार्ट है वहाँ पर लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो आपका हो गया। आप एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर थ्योरी। द मैमिलियन हार्ट इज 4 चैम्बर। मैमल कौन सा होता है आपको पता होगा। मैमल क्या होता है? मैमल वैसा एनिमल होता है, यानी वैसा जीव होता है जो बच्चे को पैदा करके दूध पी रहा है। तो मैमल हो गया। तो यहाँ पर हो गया जितना ही मैमल होता है उसके बाद 4 चैम्बर हार्ट होता है। द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई द ब्लड फॉर वंस टू द बॉडी। दिस प्रोसेस द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डबल सर्कुलेशन आर। यहाँ पर प्रोसेस बता रहा है कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है डबल सर्कुलेशन में। तो पहला प्रोसेस हो गया एट फर्स्ट द ब्लड कम्स इनटू, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर दा लिखेगा, एंड द ब्लड कम इनटू द राइट आर्टियम फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से पहले राइट आर्टियम में ब्लड आता है, तो मूव्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, उसका राइट वेंट्रिकल में आता है, एंड इज पुश्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज इन द लंग्स। फिर लंग पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पुश किया जाता है, फिर वहाँ से आता है। फिर आफ्टर पिकिंग अप ऑक्सीजन the blood comes back to the pulmonary vein into the left atrium and then the left ventricle and the body pushed the blood tissue through the aorta। आपको जो हम बताए थे पूरा डिफिनेट मतलब कि डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में पूरा वही लिखा हुआ है कि पहले ब्लड जो होता है राइट आर्ट्रियम में आता है, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और ये जो उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी होता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये चला जाता है लंग्स में। लंग्स में वहाँ पर एयर एक्सचेंज होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड एयर को देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, और ऑक्सीजन लेता है एल्वियोलाई में। फिर ऑक्सीजन लेके वो आ जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा आ जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से पुश होता है, फिर आ जाता है, फिर ये आपका अरोटा के द्वारा बॉडी ऑक्सीजन लेता है, फिर ये वेना कावा के द्वारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट होते रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप लोग का पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। और फिर पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग को दोस्तों को भी इस अच्छी वीडियो का लाभ मिल सके। और आप लोगों ने तक वीडियो नहीं देखा पहले सेट 1 सेट 2 का और इंग्लिश के सॉल्यूशन का, तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। राम जी आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें।